नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। मैं हूँ रामाचल सर और आज हमने मैथ लिया है, मैथमेटिक्स, जो 30 नंबर का पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए सीटेड में आता है। और हमने आज वो प्रश्न लिया है जो 2024 यानी जनवरी 2024 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो मैथ का प्रश्न आया था वही प्रश्न है। यानी 2024 जनवरी में जो मैथ का पेपर हुआ था वही मैथ के क्वेश्चन, वही मैथ के प्रश्न हम आज आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न कैसे आता है, किस लेवल का आता है, कितना टफ, कितना आसान। अगर ये 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं जो परीक्षा का पैटर्न है, तो इससे आप लोगों को एक अंदाज़ा लग सकता है कि सीटेट के एग्ज़ाम में मैथ का प्रश्न किस लेवल तक आता है, इसका पैटर्न क्या है। इसीलिए हमने सीटेट जनवरी में जो पेपर हुआ था वही कराने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, और यदि आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक, और अपने दोस्तों में यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा, वरना ना करिएगा। और आपके लिए भी यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन की देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। ये संख्या पैटर्न पर आधारित है। यूँ समझिए कि सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है मैथ का, इसमें पेपर आसान ही आता है, बशर्ते समय लगता है हल करने में। तो नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। अभी 1 यानी 1, 8, 7, मतलब 1, 8, 27, 64, 125। अब भाई जिनको वर्गमूल मतलब वर्ग निकालना आता है, घनमूल निकालना आता है, उन्हें तो इस पैटर्न को देखते ही मालूम हो गया होगा कि ये 1 का क्यूब है, ये जो है 1 का क्यूब है, और ये 8 2 का क्यूब है, ये 27 3 का क्यूब है, 3 त्रिका 9, 2 त्रिक 27, और ये 64 4 का क्यूब है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, फिर ये 5 का क्यूब है। 5 गुणे 5 गुणे 5, क्यूब का मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 5 का 3 बार गुणा करिए तो 5 5 25 और 25 बन जाए 125। ये हो गया 5 का क्यूब। अब आगे देखिए 2 जगह है, डेश लगा है, यहाँ क्या अंक होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, यही प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ 6 होगा, मतलब 6 का क्यूब, और यहाँ 7 का क्यूब होगा। बस 6 का क्यूब कितना होगा, 6 गुणे 6 गुणा कर लीजिए, 36, 36 छक्का गुणा कर लीजिए, 36 के 6 हासिल 3, 6 18 3 21 216। अब 216 देखिए ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन ई में भी है, और ऑप्शन सी में भी है। या आपका ये होगा या सी होगा। यानी एक ही 6 का घनमूल करने से हमको मालूम हो गया कि एक ऑप्शन होगा 216, यानी आपका बी ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया, या तो डी कट गया, या आपका ये होगा या आपका सी होगा। अब देखिए 7 का देख लीजिए, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 गुणे 7,
7 7 49, 49 गुणे 7, 7 9 63, हासिल 6, 7 चौक 28, 6 34, 343। मतलब आपका ये हो गया। कौन सही है? आपका सही हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 6 के वर्ग 216 और 6 का घन 216 और 7 का घन 343। ऑप्शन नंबर सी सही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ घन का प्रश्न था। कभी कभी वर्ग पूछ लेता है पैटर्न में। 1 का घन 1 ही होगा, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। अब 6 का घन हो गया यहाँ कितना? ये 6 का घन हो गया कितना? 216। यहाँ हो जाएगा 216 और 7 का घन 343। ये हो गया आपका 343। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए 25,454 प्राप्त करने के लिए ये संख्या दिया हुआ है 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा? संख्या हमको ये चाहिए। 25,454 प्राप्त करने के लिए इनके योग में से क्या घटाना होगा? तो सबसे पहले हमको इन सबको जोड़ना होगा। ठीक, देखिए जोड़ते हैं कैसे। 9,909 ये हो गया 90,99, उसके बाद ये है 9,009, इसको जोड़ दीजिए। 9 त्रिक 27 के साथ 27 के साथ हासिल 2, 9 2 11, 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1 और 9 2 27, 9 9 18, 9 27, 27 1 28, यानी आपका हो गया ये 28,017। अभी ये तीनों का योग हो गया। अब कह रहा कि इतने की योग में से क्या घटाना होगा कि संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक, तो इसी में से इसको घटा दीजिए। ऊपर लिखिए कितना? 28,017 में घटा दीजिए 25,000 कितना है? 454। ठीक, 7 में की 4 गए 3, इसको उधार लेंगे, होगा 11, 11 में की 5 गए 6, 9 में की 4 गए 5, ये 7 बचा, 7 से 5 गए 2, 25 63। आपका कौन सही है? ये सही हो गया 25 63, मतलब ये सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक, प्रश्न को समझना है, उसके बाद जैसा प्रश्न कह रहा है उसी प्रकार से आपको करना है, उत्तर मिल जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है, ये प्रश्न है। ठीक, पहला क्या है? चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। क्या जो चार्ट होता है, चार्ट के माध्यम से क्या सबसे अच्छा गणित को पढ़ाया जा सकता है? हाँ, कुछ हद तक सही है लेकिन पूरा नहीं, इसलिए गलत। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय बेकार देता है। जो शिक्षण अधिगम सामग्री होता है मैथ का, उसके द्वारा क्या बच्चों का समय खर्च होता है, बर्बाद होता है? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, समय को बर्बाद होगा, उससे फायदा ही होता है। जो शिक्षण अधिगम सामग्री होता है उससे बच्चे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, तो बर्बाद कैसे होगा समय? इसलिए भी गलत। ठीक,
ये पहले में कह रहा कि चार्ट गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है, कह रहा कि प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है तो, लेकिन पूरा नहीं है कि इसी के सहारे पूरा गणित पढ़ा ही दिया जाए, इसलिए भी गलत हो गया। कम मतलब ही महत्व का है। पूछा क्या है, सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा ऑप्शन है, इसलिए दोनों कट गया। विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते हैं, नहीं ऑप्शन नेगेटिव टैगवर्ड होता है, इसलिए ऑप्शन कभी मत लेना। नहीं, परंतु, किंतु, ये सब नेगेटिव टैगवर्ड है, इसको नहीं लेना है, गलत। तो 3 तो कट गया, बाकी आंसर आपको अपना मिल गया डी में क्या है, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि ये क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। जहां अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए, टूर पर ले जाया जाए, ये पॉजिटिव टैगवर्ड है, इसलिए ये ऑप्शन सही। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। देखिए भाई, यदि आप लोगों को टैगवर्ड पता है, हमने एक वीडियो बना दिया पहले, उसको आप जाकर दोबारा देख लीजिए, उसको आप लोग जाकर के दोबारा वॉच कीजिए, देखिए कि नेगेटिव टैगवर्ड क्या होते हैं और पॉजिटिव टैगवर्ड क्या होते हैं। नेगेटिव टैगवर्ड और पॉजिटिव टैगवर्ड क्या है, क्या हमें नहीं करना है परीक्षा में बच्चों के साथ, परीक्षा में हमको क्या नहीं करना है, अगर ये पता हो जाए तो क्या करना है अपने आप सामने आ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। स्कूली गणित में इबारती प्रश्न किसे कहते हैं। मोहन के पास 50 गेंद था, 30 गेंद उसने बेच दिया, उसके पास कितना गेंद बचा, यही है इबारती प्रश्न। तो कह रहा है कि स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सबसे सही क्या है। इबारती सवाल गणित निदर्शन के उदाहरण नहीं होते हैं, तो नहीं ऑप्शन नेगेटिव टैगवर्ड है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। उसको पहले आप काट दीजिए। इबारती सवाल केवल जो आ गया, केवल, किंतु, परंतु, सिर्फ, बल्कि, ये सब नेगेटिव टैगवर्ड है। इसको आप लोग एकदम ईमानदारी से याद कर लीजिए, रट डालिए, क्योंकि ये आपको बहुत सहायता देने वाले हैं परीक्षा में। क्योंकि हमको ये पता चल जाए कि हमको क्या नहीं करना है, तो जो करना है अपने आप सामने आ जाता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, 2 कट गया। अब देखिए, इबारती सवाल गणित में कार्यविधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं, अधिक नहीं होते हैं। इबारती सवाल कार्यविधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित नहीं होते हैं, ये भी गलत हो गया। देखिए, अभी बच गया, हमने 3 ऑप्शन काट दिया, उत्तर अपने आप मिल गया। इससे सिद्ध होता है कि यदि आप लोगों को अगर उत्तर नहीं मालूम है, ये मालूम है कि ऑप्शन को कैसे हम डिलीट करते हैं, ऑप्शन को कैसे हम काटते हैं, तो काटते काटते सही उत्तर तक आप लोग पहुंच सकते हैं। डी सही हो गया। इसमें क्या है, इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक लागू किया जा सके। यह ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है। जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, इसमें 3 है, मनोगत्यात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक। बी में क्या है, संज्ञानात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक। सी में है भौतिक, मनोवैज्ञानिक आयाम, और डी में है संज्ञानात्मक और भौतिक। तो तीनों शामिल करता है। शिक्षार्थियों का जो आकलन होता है वो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम शिक्षार्थियों के आकलन में शामिल करता है। यानी शिक्षार्थियों का, बच्चों का हमें आकलन करना है, तो कैसा आकलन करना है,
संज्ञानात्मक रूप से, भावात्मक रूप से और मनोगत्यात्मक रूप से। मनोगत्यात्मक रूप से उसका मन कैसा है, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी आकलन करना जरूरी है, भावात्मक रूप से और संज्ञानात्मक। ये आपका सामाजिक संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक गलत, भौतिक मनोवैज्ञानिक गलत, संज्ञानात्मक और भौतिक, ये तीनों गलत। तो कहने का मतलब हो गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है कौन कौन? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम। ठीक, इन्हीं तीनों आयाम के द्वारा हम बच्चों का, शिक्षार्थियों का आकलन कर सकते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन है नेगेटिव, तो इसका जो उत्तर होगा, उत्तर भी नेगेटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन नेगेटिव है तो उसका उत्तर भी नेगेटिव होगा। यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसका उत्तर कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। सकारात्मक, विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान, अधिगम, स्वदेशी और पारंपरिक तरीके। पहला ऑप्शन, यह ऑप्शन सही दिया हुआ है, इसलिए सही होगा नहीं, क्योंकि हमको चाहिए निगेटिव ऑप्शन। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन गलत है। सही क्या है? यह है पॉजिटिव। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षा, ये देखिए, ये जो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं, टेस्ट, परीक्षण पर जोर नहीं देना है। विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों को आकलन करते समय हमें औपचारिक परीक्षाएं, स्मरण कराना, रटना, परीक्षण पर जोर नहीं देना है। मार्क है, नंबर है, इस पर जोर नहीं देना है। तो ये आपका आंसर ही है, क्योंकि ये ऑप्शन कैसा है? नेगेटिव है। डी में क्या देख लीजिए क्या है? आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन ज्ञान का ज्ञान, प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, ये सही है। मतलब ये पॉजिटिव ऑप्शन है। तो आपका उत्तर हुआ विद्यार्थियों के ज्ञान के वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, ये हमें सम्मिलित नहीं करना है। भारत के ज्ञान के बारे में नहीं शामिल करना है। तो ये आपका हो गया उत्तर। तो हमने सिर्फ आज 6 प्रश्न कराया है। जो सीटेट 2024 जो जनवरी में पेपर हुआ था, जो जनवरी में पेपर हुआ था सीटेट का 2024 में, उसी का ये 30 प्रश्न में से 6 हमने करा दिया। जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य कराएंगे, क्योंकि इससे आप लोगों को एक अंदाजा, एक टेक्निक, तरीका मिल जाएगा कि हमें प्रश्न कैसे करना है या प्रश्न का लेवल कैसा रहता है। ठीक, तो मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।